Hello dear students, today we'll learn about RC circuits. Okay, RC सर्किट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी ये दोनों चैप्टर के कॉम्बिनेशंस में आते हैं. ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब कैपेसिटर का लॉजिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी के लॉजिक दोनों के कॉम्बिनेशंस में आते हैं. सो यहाँ पर मेजरली सबसे पहले जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, बिफोर एंटरिंग इनटू आरसी सर्किट, मैं आपको एक बेसिक चीज बताना चाहता हूँ कि भाई अगर आपके सामने एक कैपेसिटर होगा, ये रहा, मान लीजिए एक कैपेसिटर है आपके सामने. ये कैपेसिटर को अगर आप चार्ज करने की कोशिश करें, सो फर्स्ट टाइम व्हाट आई एम डिस्कसिंग अबाउट इज चार्जिंग अ कैपेसिटर. एक कैपेसिटर अकेले को अगर चार्ज करने की कोशिश करेंगे आप, तो ये चार्जिंग प्रोसेस कैसे होती है. बेसिकली यू हैव अ कैपेसिटर लाइक दिस. इसको एक सेल के साथ कनेक्ट करना होता है आपको. ये सेल के साथ कनेक्ट करने के बाद ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव एंड होगा सेल का. ये पॉजिटिव एंड यहां पर चार्ज भर देती है एंड नेगेटिव एंड कैपेसिटर के दूसरे एंड से नेगेटिव चार्ज यहां पर आके या फिर पॉजिटिव चार्ज यहां पर आके नेगेटिव एंड पे फीड हो जाती है. सो दिस इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ चार्जिंग. ये चार्जिंग प्रोसेस पे यहां से जो करंट निकलती है, सो बेसिकली द चार्ज इज फ्लोइंग विच मीन्स इट इज नथिंग बट अ फ्लो ऑफ करंट. सो एक फ्लो ऑफ करंट होती है. अब ये जो करंट का वैल्यू है, दिस करंट वैल्यू इज वेरी हाई. व्हाई इज इट वेरी हाई? बिकॉज इस पूरे सर्किट में देयर इज नो रेजिस्टर. रेजिस्टर इज द फैक्टर विच कैन ओपोज द फ्लो ऑफ करंट और स्लो डाउन द फ्लो ऑफ करंट. Since there is no resistor available over here, the whole current is going to be very huge, due to which यहां पर जो चार्जिंग प्रोसेस होगी, जैसे ही अभी यहां पर मान लीजिए एक स्विच लगाया आपने, ये स्विच जैसे ही आप कनेक्ट कर देंगे वैसे ही इमीडिएटली सारे के सारे चार्जेस एक साथ फ्लो हो जाएंगे, ड्यू टू विच ये पोटेंशियल अगर V होगा, ये कैपेसिटेंस अगर C होगा, यहां पर जो फुल चार्ज होने वाली है, मे बी आई विल कॉल इट एज QF, वो फुल चार्ज विल बी इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाय V. ये फुल चार्ज होने के लिए आपको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, इमीडिएटली वो चार्ज हो जाएगा. ग्राफिकली अगर मैं बताऊं तो कुछ इस तरह होगा. ये टाइम लग रहा है, ये चार्ज जो फ्लो हो रही है, जीरो टाइम पर चार्ज जीरो होगा. जैसे ही तुम स्विच लगाएंगे, लेट मी अज्यूम कि आपने t इज इक्वल टू जीरो पर स्विच लगा दिया, तो स्विच जैसे ही लगाएंगे इमीडिएटली ऊपर की तरफ चार्ज बढ़ जाएगी. सो व्हाट इज हैपनिंग, टाइम ज्यादा लगा ही नहीं, बहुत ही कम टाइम पे हमारा जो चार्ज है वो उसके मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया. दैट इज QF विच विल बी इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाय V. उसके बाद क्या होगा, एक बार फुल चार्ज हो गया तो उसके बाद चार्ज कांस्टेंट होगा. सी चार्ज यहां पर कांस्टेंट होगा, इसका मतलब एक बार फुल चार्ज हो गया, फुल चार्ज के टाइम पे यहां पर जो करंट फ्लो होगा, दैट करंट फ्लो विल बी जीरो. डू यू अंडरस्टैंड दिस? सो यहां पर चार्ज कांस्टेंट है. सी करंट इज बेसिकली व्हाट, करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. सो अगर एक बार चार्ज फुल हो गया, उसके आगे चार्ज बढ़ेगा नहीं, दैट मीन्स चार्ज कोई फ्लो भी नहीं होगा. सो चार्ज का फ्लो सिर्फ यहां से यहां तक ही होती है, इसके आगे चार्ज का फ्लो होती नहीं है, चार्ज इसके आगे कांस्टेंट हो जाती है. सो ये कांस्टेंट स्टेट जो है, इस स्टेट को हम बुलाते हैं स्टेडी स्टेट. स्टेडी स्टेट. एंड ये स्टेडी स्टेट अचीव करने के जस्ट पहले, दैट इज फुल चार्ज होने के जस्ट पहले, जीरो से लेकर ये फुल चार्ज वाला जो स्टेट है, यहां से यहां तक का जो टाइम है, इस टाइम को हम बुलाते हैं, दिस टाइम इज कॉल्ड एज ट्रांजिएंट टाइम. इट इज कॉल्ड एज ट्रांजिएंट टाइम. सो बेसिकली मैंने आपको ये बताया कि चार्जिंग अगर करने की कोशिश कर रहे हो, इफ यू आर ट्राइंग टू चार्ज अ कैपेसिटर विदाउट अ रेजिस्टर, बेसिकली with a very, like in a very small time you can basically charge the capacitor. This time की बात करें तो this time is approximately equal to zero, or maybe I can say this time tends to zero. ये दिस टाइम टेंस टू जीरो. सो यहाँ पर टाइम अगर ऑलमोस्ट जीरो रहेगा तो चार्ज तो डेफिनेट होती है. सो यहाँ पर डिनोमिनेटर में ऑलमोस्ट जीरो आ गया तो करंट क्या होगा, ऑलमोस्ट इनफाइनाइट होगा. सो दैट इज व्हाई आई सेड कि यहाँ पर जो करंट फ्लो होगी दैट विल बी ऑलमोस्ट इनफाइनाइट. सो एकदम ह्यूज करंट होगा, जिस वजह से एकदम जल्दी से चार्ज स्टोर हो जाती है. दिस इज द स्टोरी व्हेन यू आर ट्राइंग टू चार्ज अ कैपेसिटर विदाउट अ रेजिस्टर. ओके, ओनली सी. अब मैं आता हूं आरसी पर. अब आरसी सर्किट बेसिकली क्या होता है, okay, charging. So I'm trying to charge a capacitor with a resistor. Okay, इस कॉम्बिनेशन को हम बुलाते हैं RC circuit. CKT stands for circuit. Okay, so in a RC circuit, ये रहा अपना कैपेसिटर, उसके बाजू में एक रेजिस्टर बना देता हूं. यहाँ पर एक काम करता हूँ, इधर एक स्विच लगा देता हूँ, यहाँ पर एक सेल लगा देता हूँ, ये पॉजिटिव नेगेटिव.
ये स्विच को हम क्लोज करेंगे, कब क्लोज करेंगे, जब t इज इक्वल टू 0 होगा तब क्लोज करेंगे। ये रेजिस्टर को मैं R बुला देता हूँ, इस कैपेसिटर को मैं C बुला देता हूँ। सो यहाँ पर बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, ये रेजिस्टर जैसे ही आ जाती है तो आपको तो बेसिकली पता है रेजिस्टर का काम क्या है, रेजिस्टर करंट के फ्लो को स्लो करता है। सो प्रीवियस केस में अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर कोई रेजिस्टर नहीं था, जिस वजह से करंट फ्लो जो है ना ऑलमोस्ट इनफाइनाइट तक जा सकता था, जिस वजह से चार्ज एकदम जल्दी से स्टोर हो गया था। अब यहां पर अगर मैं सेम ग्राफ बनाने की कोशिश करूं, चार्ज टाइम, यहां पर अगर सेम ग्राफ बनाने की कोशिश करो, लेट मी से दिस पर्टिकुलर लेवल इज नथिंग बट द मैक्सिमम चार्ज विच आई कैन स्टोर, जो भी रहेगा मैक्सिमम चार्ज। ओके, सो इसका ईएमएफ जो है ई होगा, ओके या इसका पोटेंशियल ड्रॉप V है। सो मैक्सिमम चार्ज जो मैं स्टोर कर सकता हूं दैट विल बी नथिंग बट C मल्टीप्लाइड बाय V। सो ये C मल्टीप्लाइड बाय V अगर आपको स्टोर करना है तो डेफिनेटली लॉजिक तो बहुत ही सिंपल है, करंट यहां से फ्लो होगी तो करंट उतना ज्यादा फ्लो नहीं हो पाएगी, करंट बहुत ही कम फ्लो हो पाएगी। सो करंट जो भी कम फ्लो होगी, क्यों होगी, रेजिस्टर की वजह से कम करंट फ्लो होगी। सो जो टाइम है वो ज्यादा टाइम लग जाएगा। दैट मीन्स जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरह बनेगा। सो यहां पर मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, कहीं ना कहीं जाके कोई ना कोई एक पॉइंट जरूर आएगा जहां पर जो हमारा चार्ज का वैल्यू है वो CV से जरूर इक्वल हो जाएगा। लेट मी से वो यहां पर है। सो इतना टाइम लग जाता है, दिस इज द पर्टिकुलर टाइम जो लगता है इसको स्टेबल होने के लिए, किसको, करंट को मैक्सिमम होने के लिए। सो ये जो टाइम है इसको हम लोग बुलाएंगे ट्रांजिएंट टाइम। ट्रांजिएंट टाइम। अब ये ट्रांजिएंट टाइम पिछली बार जो है वो टेंस टू 0 था, लेकिन इस बार टेंस टू 0 नहीं होगा, इस बार अच्छा खासा बड़ा सा टाइम फ्रेम मिल सकता है। इसके आगे का जो भी स्टेट होगा उस स्टेट को हम बुलाएंगे स्टेडी स्टेट। विल बी कॉलिंग दिस पर्टिकुलर स्टेट एज स्टेडी स्टेट। सो आई बिलीव आई एम वेरी मच क्लियर टिल नाउ। यहाँ पर रेजिस्टर आपने जैसे ही इंट्रोड्यूस कर दिया वैसे ही ऑटोमेटिकली ये टाइम फ्रेम बढ़ जाता है। क्यों टाइम फ्रेम बढ़ रहा है, रेजिस्टर डाल दिया तो करंट फ्लो कम होगा, करंट फ्लो कम होगा तो चार्ज का जो भरने का, चार्ज स्टोरिंग का जो स्पीड होता है, चार्ज स्टोरिंग या फिर चार्जिंग का जो स्पीड होता है वो चार्जिंग का स्पीड कम हो जाता है, जिस वजह से टाइम ऑटोमेटिकली ज्यादा लग जाता है। अब इसके ऊपर एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी है कि कितना टाइम लगेगा या फिर क्यों टाइम लगेगा, चार्ज का फैक्टर्स कैसे होगा। ओके, सो एक बात तो ये उस तरफ में बढ़ने के पहले एक बात तो डेफिनेटली आप याद रख लेना, ये चार्जेस जब तक स्टोर होगी तब तक इसका पोटेंशियल बढ़ेगा। जब जितना इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, टोटल पोटेंशियल तो इसके ऊपर और इसके ऊपर दोनों के ऊपर डिवाइड होके जाती है, जितना कैपेसिटर का पोटेंशियल बढ़ता ही जाएगा उतना ही, जितना कैपेसिटर का पोटेंशियल बढ़ता जाएगा उतना ही रेजिस्टर का पोटेंशियल कम होता जाएगा, बिकॉज टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू सम ऑफ कैपेसिटर्स पोटेंशियल प्लस रेजिस्टर्स पोटेंशियल। जितना ये बढ़ेगा उतना ये वाला कम होगा, क्योंकि टोटल को मैंने कांस्टेंट रखा है। सो देयर विल बी पर्टिकुलर पॉइंट जब तक ये कैपेसिटर पूरा का पूरा पोटेंशियल ले लेगा तब तक रेजिस्टर पे 0 पोटेंशियल मिल जाएगा। उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं डिक्लेयर कर सकता हूं कि जो कैपेसिटर है पूरी तरह से चार्ज हो गया है, और चार्ज होने के बाद ये कोई भी चार्ज लाइक एक्सेप्ट नहीं करेगा, चार्ज उसका कांस्टेंट रहेगा। चार्ज कांस्टेंट रहेगा मतलब, और कोई चार्ज एक्सेप्ट नहीं करेगा, चार्ज एक्सेप्ट नहीं करेगा इसका मतलब करंट फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो नहीं होगा इसका मतलब रेजिस्टर के ऊपर पोटेंशियल जो है वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। दिस इज द बेसिक स्टोरी। सो इनिशियली समझ लीजिए, इनिशियली दोनों को पोटेंशियल्स रहती है। इनिशियली रेजिस्टर का पोटेंशियल मैक्सिमम होती है, V होता है, और कैपेसिटर का पोटेंशियल 0 होता है। ग्रेजुअली जितना चार्ज स्टोरिंग होता रहेगा, कैपेसिटर का पोटेंशियल 0 से लेकर V की तरफ बढ़ता जाएगा, रेजिस्टर का पोटेंशियल V से लेकर 0 की तरफ कम होता जाएगा। दिस इज द प्रोसीजर विच इज गोइंग ऑन। चलो इसके ऊपर जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो सिमिलर डायग्राम मैंने वापस बना दिया है। हियर वी हैव अ बैटरी विच इज हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस V, और ये पोटेंशियल डिफरेंस V जो दे रही है कैपेसिटर और रेजिस्टर दोनों को दे रही है। एक का वैल्यू C है और एक का वैल्यू R है। ये रहा तुम्हारे सामने एक स्विच है जिसको मैं क्लोज करूंगा जब t इज इक्वल टू 0 होगा। लेट मी से जो भी टाइम पर मैं क्लोज करूंगा उस टाइम को मैं t इज इक्वल टू 0 करके डिक्लेयर कर देता हूँ। सो जैसे ही मैं क्लोज करूंगा वैसे ही यहाँ से क्या होगा, करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है, यहाँ से करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ओके, जब करंट फ्लो स्टार्ट होगी तो सबके पास पोटेंशियल आ जाएगा। जैसे ही ये क्लोज लूप बन जाएगा, इस पूरे क्लोज लूप पर मैं काम करता हूँ, KVL अप्लाई करता हूँ। अब KVL अप्लाई करने का तरीका तो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में मैंने आपको सिखाया है कि KVL कैसे अप्लाई करना है। KVL में बेसिकली क्या होता है, सबका पोटेंशियल्स को हमें ऐड करना और इक्वल टू 0 कर देना है। अभी KVL कैपेसिटर्स के केस में KVL कैसे होता है, सो बेसिकली फॉर्मूला तो सेम ही होगा, कैपेसिटर्स के केस हो या रेजिस्टर्स के केस हो, फॉर्मूला जो होता है वो सेम टू सेम ही होता है। कैपेसिटर्स में जो KVL अगर अप्लाई करना होगा तो इट इज नथिंग बट बेसिकली माइनस पोटेंशियल ऑफ माइनस Q, करंट फ्लो की तरफ जा रहा हूं मैं, करंट फ्लो की तरफ जा रहा हूं तो नेगेटिव साइन मल्टीप्लाइड में पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर
अगेन करंट फ्लो के साथ जा रहा हूँ तो नेगेटिव साइन मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर, यहाँ से घूम के आ रहा हूँ, इधर से जा रहा हूँ तो पॉजिटिव से बाहर निकल रहा हूँ तो पॉजिटिव साइन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द ईएमएफ। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर कैन बी रिटन एज सी, बेसिकली Q इज इक्वल टू सी वी होता है तो V इज इक्वल टू क्यू बाई सी होगा। सो यहाँ पर Q अपॉन सी माइनस क्यू बाई सी होगा। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर की जगह पे मैं लिखूंगा I मल्टीप्लाइड बाय R प्लस V इज इक्वल टू 0। इसमें से हमें काम करेंगे, I को सब्जेक्ट बना के आइसोलेट करेंगे, बाकी सबको दूसरे तरफ लेके जाते हैं। सो आई आर विल बी इक्वल टू V माइनस क्यू बाई सी। आर को नीचे लेके आता हूँ, सी को मैं कॉमन मल्टीपल लगा देता हूँ, इधर लिख सकता हूँ सी वी माइनस क्यू अपॉन सी। आर को नीचे लेके आता हूँ, सो आई विल बी इक्वल टू सी वी माइनस क्यू अपॉन आर सी। ओके, अब ये जो आई है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। सी मुझे फाइंड करना चार्ज, इसी वजह से मैं करंट फाइंड किया, करंट से अभी चार्ज की तरफ जा रहा हूँ। एक काम करता हूँ, चार्ज के सारे टर्म्स को एक तरफ रखता हूँ, टाइम के सारे टर्म्स को दूसरे तरफ रखता हूँ, या फिर जो चार्ज के टर्म्स नहीं है उनको मैं दूसरे तरफ रखता हूँ। चलो यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ उसको। अब यहाँ पर मैं काम करूंगा, डी टी को उस तरफ और क्यू के टर्म्स को इस तरफ लेके आता हूँ। सो बेसिकली व्हाट विल हैपन, सेम स्क्रीन पे रखने के लिए यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ मैं। Over here I can say that 1 by CV minus Q, okay, dQ will be equal to 1 by RC dt। ऐसे मैं पूरे टर्म को लिख सकता हूं। अब ये टर्म को मैं काम करता हूँ, दोनों तरफ से इंटीग्रेट करता हूँ क्योंकि डी क्यू और डी टी है। सो टाइम जब मैंने स्विच क्लोज किया तब टाइम टी इज इक्वल टू 0 है। सो टाइम टी इज इक्वल टू 0 से लेकर एक पर्टिकुलर टाइम तक मैं इंटीग्रेट करता हूँ। सो जब स्विच क्लोज किया तो उस टाइम पर कैपेसिटर पे चार्ज भी 0 था, तो उसका चार्ज जो है वो मैं 0 लिखूंगा। यहाँ पर डी क्यू है तो इसका इंटीग्रेशन चार्ज के टर्म्स में होगा। लेट मी से जब टाइम टी तक पहुंच जाएगा तब चार्ज जो है ना वो क्यू तक पहुंच जाएगा। आई एम नॉट सेइंग दैट वो मैक्सिमम चार्ज तक पहुंचेगा, वो एक रैंडम चार्ज तक पहुंचेगा, ऐसे मैं बोलता हूँ। अभी इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करता हूं। इस पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी का जो इंटीग्रेशन है दैट विल बी माइनस ऑफ लॉन, लॉन मतलब लॉग टू द बेस n, ब्रैकेट के अंदर CV माइनस Q, लिमिट्स डाल रहा हूं कैपिटल Q और 0 इज इक्वल टू, यहां पर 1 का इंटीग्रेशन हो जाता है T, सो T अपॉन RC, लिमिट्स डाल रहा हूं मैं T एंड 0। T डाल देंगे तो T आएगा, 0 डाल देंगे तो 0 आ जाएगा, 0 गायब हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ T बचेगा इस तरफ। अब यहाँ का जो माइनस है ना उस तरफ भेज देता हूँ, तो इस तरफ का जो इक्वेशन है वो कुछ इस तरह आएगा, माइनस टी बाई आर सी रहेगा हमारा इक्वेशन, माइनस साइन उधर भेजने के बाद। अब यहाँ पर क्या होगा, लॉन ऑफ, यहाँ पर क्या क्या होगा देखते हैं, लॉन ऑफ सी वी माइनस क्यू की जगह पे अपर लिमिट डाल रहा हूँ, सी वी माइनस क्यू वो एक तरफ होगा, माइनस लोअर लिमिट में 0 डाल दूंगा तो क्या होगा, लॉन ऑफ CV बचेगा सिर्फ। सो लॉन के केस में सब्ट्रैक्शन है तो वो डिवीजन के टर्म्स में हम लोग लिख सकते हैं। लॉग का रूल्स तो आपको पता ही होगा, CV माइनस क्यू अपॉन CV इज इक्वल टू माइनस टी बाय आर सी। यहाँ का लॉग टू द बेस है ना, यहाँ का लॉग अगर उस तरफ भेज देंगे तो ई रेस टू बन जाएगा। सो सी वी माइनस क्यू अपॉन सी वी इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस टी बाय आर सी बन जाएगा यहाँ पर। ओके, अब आपको क्या करना है, चार्ज का एक्सप्रेशन फाइंड करना है, तो चार्ज को आइसोलेट करना है, सीवी को उस तरफ लेके जाओ, ये सीवी को भी उस तरफ लेके जाओ, तो कुल मिलाकर आपको जो बचेगा, सो सी वी माइनस क्यू इज इक्वल टू सी वी मल्टीप्लाइड बाई ई रेस टू माइनस टी बाय आर सी। अब ये क्यू को उस तरफ लेके जाके CV को इस तरफ लेके आऊंगा तो Q इज इक्वल टू CV माइनस CV मल्टीप्लाइड बाई ई रेस टू माइनस टी बाई आर सी। फाइनली हमारा जो आंसर रहेगा Q विल बी इक्वल टू CV को अगर हमने ब्रैकेट के बाहर निकाल दिया तो बचेगा हमारे पास 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई आर सी। ये होगा हमारा एक्सप्रेशन। आप भले चाहिए तो ये CV की जगह पे आप लिख सकते हैं मैक्सिमम चार्ज, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं QF मतलब द फाइनल चार्ज, या फिर मैक्सिमम चार्ज, या फिर Q नॉट, जैसे आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई आर सी होगा आपका चार्ज का एक्सप्रेशन। अब इसको देखकर अगर आप ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली आप ग्राफ तो वही रहेगा जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बना के दिखाया था, वैसे के वैसे ही आपको ग्राफ बनाना है। दिस इज टाइम, दिस इज चार्ज, लेट मी से ये तुम्हारा मैक्सिमम चार्ज है QF जो कि इक्वल टू CV होगा। सो यहाँ पर जो ग्राफ है ना वो ग्राफ इस तरह आएगा। सो ग्राफ मीट होते हुए मत दिखाना, क्योंकि
इस एक्सप्रेशन के हिसाब से t के जगह पे अगर हमने इन्फाइनाइट डाला तो ही ये टर्म जीरो हो जाएगा, ये टर्म जीरो हुआ तो ही 1 माइनस जीरो q इज इक्वल टू क्यू एफ होगा। सो q को क्यू एफ पहुंचने के लिए जो t जो है ना वो एक्सप्रेशन बेसिस में देखा जाएगा तो इन्फाइनाइट होती है, लेकिन हम उसको बोल सकते हैं t जो है ना काफी लॉन्ग टाइम करके बोल सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली स्पीकिंग इन्फाइनाइट टाइम लगता नहीं है। एक सर्टनली लॉन्ग टाइम जरूर लगता है, लॉन्ग टाइम के बाद अगर रेजिस्टर होगा तो सर्टनली लॉन्ग टाइम लगता है, रेजिस्टर नहीं होगा तो काफी शॉर्ट टाइम लगता है। लॉन्ग टाइम के बाद ऑटोमेटिकली कैपेसिटर फुल चार्ज पहुंच जाता है, लेकिन आप ऐसे जब ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ को मीट करवाने की जरूरत नहीं है, उसको जस्ट लाइन के जस्ट नीचे लेके आकर आप छोड़ सकते हैं इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। सो ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन होती है द एक्सप्रेशन ऑफ चार्ज व्हेन यू आर चार्जिंग द कैपेसिटर। सो जब आप कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो ये एक्सप्रेशन से होती है। चार्जिंग स्टार्टिंग टाइम से लेकर आप जो भी टाइम तक स्टार्ट कर रहे हैं वो टाइम का एक्सप्रेशन यहां पर डालना है, उसके हिसाब से आपको चार्ज का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे बढ़ लीजिए। इतना नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, उसके बाद ये रहा सेकेंड हाफ भी नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई बिलीव आपने नोट डाउन कर लिया होगा। सो गाइज अभी हम लोग सीखेंगे टाइम कांस्टेंट के बारे में। अभी टाइम कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। याद दिलाता हूँ उसके पहले कि हम लोग ने अभी अभी जो एक्सप्रेशन सीखा था अबाउट चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का एक्सप्रेशन क्या था? इट वाज नथिंग बट Q इज इक्वल टू CV इन द ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई आर सी। ये हम लोगों ने थ्योरी सीख लिया था, हम लोग ने इसको कैसे प्रूव करना ये भी हम लोग ने सीख लिया था। ओके अब इसमें जो टाइम है दिस इज बेसिकली द टाइम टेकन टू चार्ज। ओके अब ये टाइम कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है? टाइम कांस्टेंट मतलब एक ऐसा एक टाइम होता है जिसको हम रेजिस्टर और कैपेसिटर के वैल्यू के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो टाइम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज T इज इक्वल टू आर सी। जस्ट एक रैंडमली हम लोग ने एग्जाम्पल कंसिडर किया है, क्योंकि फॉर्चुनेटली R और C को अगर मल्टीप्लाई करेंगे उसका डायमेंशन जो होता है टाइम के डायमेंशन के साथ मैच होती है। सो टाइम कांस्टेंट इसी को हम लोग ने टाइम कांस्टेंट करके डिक्लेयर किया है, जिसको हम लोग टाउ के सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो टाइम कांस्टेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज टाउ एज वेल। टाउ इज इक्वल टू नथिंग बट T इज इक्वल टू आर सी। ओके अभी जब भी टाइम इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट होगा दैट इज आरसी से इक्वल होगा तो क्यू का वैल्यू क्या होगा देखते हैं। क्यू इज इक्वल टू सीवी इन द ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस टू आरसी अपॉन आरसी इज -1। सो ई रेस टू -1 कैन बी रिटन एज सीवी मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 बाई ई। और ये जो ई का वैल्यू होता है, ई का वैल्यू होता है 2.71। ये सब्सटीट्यूट अगर करेंगे तो 1 अपॉन 2.7 कैलकुलेट करने के बाद हमें मिलता है सीवी मल्टीप्लाइड बाय 1 minus 1 upon 2.71 is nothing but 0.37. ये 1 minus 0.37 will give you 0.63. Okay, you know that full charge होने के बाद जो चार्ज का वैल्यू है that is equal to CV. 0.63 CV is nothing but 63% of CV. Okay, so what am I trying to say? Time constant is that particular time which is equal to RC, and it is that particular time where the charge stored in the capacitor will be 63% of the total charge which is supposed to be stored. इसको अगर मैंने graphically represent किया तो कुछ इस तरह मैं represent कर सकता हूँ. Let me call this as Q and let me call this as time. Let me call this particular value as the maximum charge that is CV which is to be stored. And let me say ऐसे gradually बढ़ रही है and कहीं ना कहीं जाके वो meet होने वाली है. Okay, कहीं ना कहीं जाके वो meet होगी. अब अगर मैं बोल रहा हूं कि जो टाइम है, टाइम का वैल्यू चलो आरसी से अगर इक्वल हो रही है या फिर टाउ से इक्वल हो रही है, जिसको हम लोग टाइम कांस्टेंट बुलाएंगे, तो उस पर्टिकुलर टाइम पर जो चार्ज स्टोर हुआ होगा दैट चार्ज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नथिंग बट 0.63 टाइम्स सीवी और 63% ऑफ सीवी. Okay, this is the basic understanding of time constant. This tau is called as time constant. Time constant. Please pause the video and write down this note. See guys, अभी हमें एक ऐसा फैक्टर सीखना है जहां पर हम फुल चार्जिंग या फिर स्टेडी स्टेट
का टाइम फैक्टर ढूंढ पाए। ओके, सो अभी हमें पता है कि थियोरेटिकली स्पीकिंग यहाँ पर टी का वैल्यू जब इन्फाइनाइट आएगा तभी जाके हमें क्यू इज इक्वल टू सीवी का आंसर मिलेगा। दैट इज फुल चार्जिंग होने के लिए टाइम इन्फाइनाइट तक वेट करना पड़ेगा। बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग हमें भी पता है कि हम इन्फाइनाइट टाइम तक वेट नहीं कर सकते हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा एक टाइम ढूंढेंगे जहां पर कैपेसिटर ऑलमोस्ट चार्ज हो जाएगा। अब वो ऐसा एक टाइम हम कैसे ढूंढेंगे देखते हैं। चलो कंसिडर करके देखते हैं, टी का वैल्यू जो है 5 टाइम्स आरसी कंसिडर करके देखते हैं, देखते हैं क्या होगा इसमें। अब Q का एक्सप्रेशन तो आपको पता है, इट इज CV मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाय RC। ये वैल्यू तो पता है। ये T के जगह पे 5 RC डाल दीजिए, RC कैंसिल हो जाएगा। यहां पर आपके पास जो एक्सप्रेशन बचेगा दैट विल बी 1 माइनस ई रेज टू माइनस 5। ओके, सो इसमें मुझे मिलेगा CV इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन ई रेज टू 5। यहां पर E के जगह पे वापस मैं पिछली बार की तरह 2.71 डाल दूंगा जो कि E का वैल्यू है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वैल्यू है। ये डालने के बाद जब आप कैलकुलेट करेंगे तो कुल मिलाकर मैं कैलकुलेशन अभी बैठ के नहीं कर रहा हूं, डायरेक्टली मैं आंसर लिख रहा हूं। अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर जो है ना 0.98 के आगे और 99 के पीछे आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 0.98 CV आ जाएगा आपको वैल्यू, किसका, चार्ज का वैल्यू। तो इसका मतलब क्या होता है, चार्ज जो होती है वो 98% ऑफ फुल चार्ज उतना स्टोर हो गया। इट्स अ बिग डील एक्चुअली, 98% स्टोर हो गया, मतलब ऑलमोस्ट यार कितना बचा है फिर, हार्डली एनी वैल्यू बचा है। ओके, तो इसका मतलब मैं इसको अप्रोक्सीमेटली फुल चार्ज करके कंसिडर कर सकता हूं, क्योंकि प्रैक्टिकली वी नो दैट हम लोग इनफाइनाइट टाइम तक वेट नहीं कर सकते हैं। सो वी कैन एटलीस्ट डिक्लेयर कि जब तक टाइम 5 टाइम्स आरसी नहीं 5 टाइम्स आरसी पहुंच जाती है तब तक जो चार्ज का वैल्यू है, चार्ज का वैल्यू दैट विल बी समवेयर अराउंड, यहां पर मैं मार्क करके लिख रहा हूं, इट विल बी समवेयर अराउंड 0.98 CV। फिर क्या बचा है, 0.02 CV बचा है। इट्स नॉट अ बिग डील। सो टाइम जब 5 टाइम्स आरसी पहुंच जाती है उसके आगे का स्टेट जो है ना उसको मैं स्टेडी स्टेट डिक्लेयर कर सकता हूं। आई कैन अज्यूम कि यहां तक मतलब अपना चार्ज जो है ना फुल्ली चार्ज हो चुका है, मेरा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है, ऐसा मैं अज्यूम करूंगा। और ये जो भी टाइम लगा रहेगा, कौन सा टाइम, 5 टाइम्स आरसी, दिस कैन बी कॉल्ड एज अप्रोक्सीमेटेड ट्रांजिट टाइम। याद है ना ट्रांजिट टाइम, इसके पहले वाले सेक्शन में मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। सो ट्रांजिएंट टाइम जो होती है, ट्रांजिएंट टाइम इज बेसिकली दैट टाइम विच इज टेकन टू चार्ज द कैपेसिटर। सो जब भी रेजिस्टर नहीं होती है तो ट्रांजिएंट टाइम इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, 0 के बहुत करीब होती है। लेकिन जब रेजिस्टर आ जाती है तो ट्रांजिएंट टाइम रियलिटी में स्पीक करे तो भाई जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है। लेकिन हम लोग को प्रैक्टिकल केसेस अगर कंसिडर करेंगे तो हम अप्रोक्सीमेट ट्रांजिएंट टाइम जो कंसिडर करेंगे दैट विल बी T इज इक्वल टू 5 RC। ये आप याद रखिएगा। सो प्लीज ये ग्राफ में जो भी चेंजेस है और ये जो भी नोट्स आपने नहीं लिखा होगा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। उसके बाद नीचे के नोट्स जो 5 RC का नोट है वो भी लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब जानने की कोशिश करते हैं कि करंट का एक्सप्रेशन कितना होगा। अभी ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर जो हो रही है, यहां पर मैं आपको बना के दिखाता हूं। ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर हो रही है दैट इज कैपेसिटर और उसके बाद जो मैं रेजिस्टर कनेक्ट करके जब हम लोग सर्किट को चार्ज करने की कोशिश करते हैं, ये रहा हमारा स्विच। सो व्हेन आई क्लोज द स्विच एट T इज इक्वल टू 0, यू नो व्हाट हैपेंस, एक करंट फ्लो होती है। ये करंट फ्लो की वजह से कैपेसिटर चार्ज होती है एंड रेजिस्टर से तो करंट फ्लो पास होती है। ये करंट फ्लो का एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि वी नो दैट द चार्ज इज एक्सप्रेस्ड एज CV इन द ब्रैकेट 1 माइनस ई रेज टू माइनस T बाय RC। ये एक्सप्रेशन हमें पता है। Now since we know this expression, now let us try to find current. Now the current's expression, करंट को मैं स्मॉल आई से डिनोट करूंगा। अभी आप सोचोगे मैं स्मॉल आई से क्यों डिनोट कर रहा हूं, बिकॉज मैं स्मॉल आई से इसीलिए डिनोट कर रहा हूं बिकॉज द करंट इज नॉट कांस्टेंट। सी इफ द करंट इज कांस्टेंट आई वुड हैव डिनोटेड विद द हेल्प ऑफ कैपिटल लेटर। इन फिजिक्स हम लोग जनरली ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। अगर वो कोई भी क्वांटिटी कांस्टेंट है तो हम उसको कैपिटल से अगर इस्तेमाल करते हैं, वही कांस्टेंट क्वांटिटी अगर वेरिएबल बन जाएगा तो हम उसी कैपिटल को हम लोग उसको स्मॉल बना देगा। जैसे कि यहां पर
वोल्टेज वोल्टेज कांस्टेंट है तो कैपिटल वी से डिनोट कर सकते हैं, वेरिएबल है तो हम लोग स्मॉल वी यूज कर सकते हैं। एंड ईएमएफ कांस्टेंट है तो कैपिटल ई से डिनोट करेंगे, वेरिएबल है तो स्मॉल ई से डिनोट करेंगे। रेजिस्टेंस कांस्टेंट है तो कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, वेरिएबल है तो स्मॉल आर से डिनोट करेंगे, एंड सो ऑन। एनीवे दिस करंट इज इक्वल टू चेंज इन चार्ज अपॉन पर यूनिट टाइम, है ना, डिफरेंशिएशन। सो एक काम करता हूं मैं डिफरेंशिएशन लगा देता हूं इस पर, तो इस पर डिफरेंशिएशन लगाऊंगा तो सीवी तो बाहर आ जाएगा, और यहां पर वन का डिफरेंशिएशन किसका, वन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है, जीरो माइनस वैसे के वैसे ही आएगा, ई रेस टू समथिंग का डिफरेंशिएशन एज इट इज हो जाएगा, दैट इज ई रेस टू माइनस टी बाय आर सी, वैसे के वैसे ही होता है। अभी रेस टू में जो भी है उसको वापस बाजू में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम टी माइनस टी बाय आर सी को अगर डिफरेंशिएट करेंगे बाजू में, सो यहाँ पर आ जाएगा माइनस वन बाय आर सी। सो दिस इज द बेसिक एक्सप्रेशन ऑफ द डिफरेंशिएशन। अभी चलो डिफरेंशिएट करने के बाद हमें क्या मिल गया, ये रहा सीवी, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सिंपली मल्टीप्लीकेशन में डाल देंगे। सो ई रेस टू माइनस टी बाय आर सी अपॉन आर सी, सी और सी कैंसिल हो जाएगा। सो आई का एक्सप्रेशन जो बचेगा हमारे पास दैट विल बी वी बाय आर ई रेस टू माइनस टी बाय आर सी। ये होगा आपका आई का एक्सप्रेशन। यहां पर जो v बाय आर है, या अगर आप ध्यान देंगे, सो v बाय आर बेसिकली क्या होता है, v मतलब क्या होता है, टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस विल बी द मैक्सिमम करंट जो इसको मिलेगा। जैसे कि इनिशियल स्टेज में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एट t इज इक्वल टू जीरो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस इज v, एंड एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, या फिर जो स्टेडी स्टेट की बात कर रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर विल बी इक्वल टू वी। सो एट टी इज इक्वल टू जीरो रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी रहेगा, दैट मींस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी रहेगा, एंड कैपेसिटेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी रहेगा, तो रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये लॉजिक आप डेफिनेटली दिमाग में रख लेना। सो दिस इज बेसिकली द मैक्सिमम करंट, V by R is basically the maximum current which it can take or which is flowing at t is equal to 0। उसके बाद ग्रेजुअली करंट का वैल्यू क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाती है। ओके, अब ये एक्सप्रेशन दिमाग में रखते हुए हम अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे, चलो ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। दिस इज करंट, दिस इज टाइम। सो जब टाइम की जगह पे जीरो डाल देंगे, ओके, सो व्हेन t इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो हो जाएगा, तो बेसिकली करंट का वैल्यू क्या होता है, v अपॉन आर हो जाता है। ई रेस टू जीरो, एनीथिंग रेस टू जीरो वन हो जाता है, v अपॉन आर हो जाता है। ओके, सो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। सो स्टार्ट कहां से होगा, v बाय आर से स्टार्ट होगा जब टाइम जीरो होगा। उसके बाद जैसे ही टाइम आगे बढ़ता जाएगा वैसे ही आप देख रहे हो करंट का वैल्यू जो होती है, करंट का वैल्यू मैक्सिमम से क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, एंड एक पर्टिकुलर टाइम मतलब इनफाइनाइट टाइम पर वो करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दिस इज बेसिकली द ग्राफ ऑफ द करंट विच आई हैव टेकन। अब प्लीज यहां पर इस सेक्शन पर वीडियो पॉज करके नोट्स बना लीजिए इसका, उसके बाद इस सेक्शन का नोट्स बना लीजिए वीडियो पॉज करके। अभी ये चार्जिंग सर्किटरी के अंदर बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स मैं निकाल सकता हूं, जैसे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर निकालने की कोशिश करता हूं। ओके, सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर निकालने की कोशिश करता हूं, कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब दैट इज मैं चलो उसको ब्रैकेट के अंदर उसका सिंबल जो है वी आर बना देता हूं। अभी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर, उसका एक्सप्रेशन क्या है, इट इज नथिंग बट करंट इनटू रेजिस्टेंस। करंट का एक्सप्रेशन अभी अभी हम लोग ने डिराइव किया है, दैट इज नथिंग बट वी बाय आर ई रेस टू माइनस टी बाय आर सी। ये है करंट का एक्सप्रेशन मल्टीप्लाइड बाय रेडियस का एक्सप्रेशन, रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन, रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली वी बाय आर विल बी इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाय ई रेस टू माइनस टी बाय आर सी। ये होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर का एक्सप्रेशन। इसका ग्राफ भी अगर चेक करेंगे बाकी सेम स्टोरी है। टी के जगह पे अगर तुम जीरो डालेंगे, टी के जगह पे जीरो डाल देंगे तो सो एट टी इज इक्वल टू जीरो, वी एट क्रॉस आर इज इक्वल टू वी, पूरा का पूरा वोल्टेज वी को ही मिल जाएगा। सो वी अक्रॉस आर विल बी इक्वल टू वी व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो। जैसे टाइम आगे बढ़ता जाएगा वैसे ही ग्राफ नीचे की तरफ चला जाता रहेगा, जैसे करंट के साथ होता है वैसे की सेम टू सेम चीज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर के साथ भी होगा। वीडियो को पॉज करके प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। अब सीखेंगे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, दैट इज वी अक्रॉस
कैपेसिटर कितना होता है देखते हैं, दैट इज उसको मैं VC से डिनोट करता हूं। अभी VC का एक्सप्रेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज नथिंग बट Q बाई C। अभी ये Q का एक्सप्रेशन हमें पता है, इट इज नथिंग बट CV इन द ब्रैकेट 1 माइनस E रेज टू माइनस T बाई RC अपॉन C। कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचेगा VC इज इक्वल टू V इन द ब्रैकेट 1 माइनस E रेज टू माइनस T बाई RC। ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। जब ये 1 माइनस आती है तो ग्राफ जो है ना वो चार्ज के ग्राफ की तरह हम लोग को बनाना है। वो चार्ज का ग्राफ अगर आपको याद नहीं है तो मैं वो शीट आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। देखिए यहां पर जब 1 माइनस का टर्म आया था तो जब t इज इक्वल टू 0 था तो चार्ज 0 था। t इज इक्वल टू 0 डाल देंगे तो एनीथिंग रेज टू 0 1 हो जाएगा। 1 माइनस 1 जो होता है टोटल आंसर 0 हो जाएगा। देन उसके बाद बढ़ता ही जाता है। जब भी 1 माइनस के टर्म्स आते हैं तो उस टाइम पर ग्राफ जो है ना वैसे के वैसे ही बनाना है। तो यहां पर भी जो ग्राफ आएगा दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस फॉर कैपेसिटर विल बी इक्वल टू, वो स्टार्ट होगी 1 से लेकर फिर बाद में बढ़ेगा एक पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल्स तक बढ़ेगा। कहां तक बढ़ेगा? जब तक VC का वैल्यू V नहीं बन जाता। ओके, स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। उसके बाद आपको अगर एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर निकालना होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली निकाल सकते हैं एनर्जी। ओके, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर UC, उसको कैसे हम लोग निकालेंगे? सो एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का एक्सप्रेशन तो आपको बताइए, इट इज Q² अपॉन 2C। ये हम लोग ने कैपेसिटर चैप्टर के अंदर प्रूव किया है। तो इसमें Q का वैल्यू डाल दीजिएगा। Q का वैल्यू क्या होता है? CV इन द ब्रैकेट 1 माइनस E रेज टू माइनस T बाई RC। सबको स्क्वायर करना है ना, इसको स्क्वायर, इसको स्क्वायर, इसको स्क्वायर कर दिया अपॉन 2C। आप एक काम करते हैं, C और C को कैंसिल करते हैं। फाइनली हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा UC इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर इन द ब्रैकेट 1 माइनस E रेज टू माइनस T बाई RC। ये होगा हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सो फुल चार्ज होने के बाद ही हाफ CV स्क्वायर मिलेगा। जब तक फुल चार्ज नहीं होती है, यहाँ पर स्क्वायर है भूलना मत, या जब तक फुल चार्ज नहीं होती है तब तक वो टाइम बढ़ता ही जाएगा। सो 0 से लेकर वापस उसका भी ग्राफ जो है ना वो ऊपर वाले 1 माइनस जब भी आते हैं तो ऊपर वाले ग्राफ की तरह ही बनता है। सो ग्राफ जो होगा एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर विल बी टर्म्ड लाइक दिस। So full energy will be equal to half CV square। हाफ CV स्क्वायर पहुंचने के लिए टाइम ऑलमोस्ट इन्फिनिट तक जाना पड़ता है। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। उसके बाद हम सीखेंगे पार कितना स्टोर्ड है। ओके, P स्टैंड्स फॉर पार। ओके, सो पार स्टोर्ड इन रेजिस्टर। सो P निकालने की कोशिश करता हूं। सो P कैसे निकालेंगे? पार जो है वो रेजिस्टर के अंदर उसका फॉर्मूला होता है I²R, अगर आपको याद होगा तो I²R अगर आपको निकालना है, ठीक है भाई, I²R निकाल लीजिए। I का वैल्यू डाल दीजिए। I का एक्सप्रेशन जो हम लोग ने निकाला था दैट वाज V/R E रेज टू माइनस T बाई RC। इसको स्क्वायर करते हैं। चलो ठीक है भाई, मैंने स्क्वायर कर दिया, मल्टीप्लाइड बाय R। तो एक R कैंसिल होने के बाद हमारे पास बचेगा V² अपॉन R E रेज टू माइनस 2 बाई RC। सो इसका ग्राफ अगर बनाएंगे, सी यहां पर ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे करंट के एक्सप्रेशन की तरह या फिर पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर के एक्सप्रेशन की तरह दिखाई दे रहा है। जहां पर 1 माइनस का टर्म नहीं है तो वहां पर जो ग्राफ है वो ऊपर से नीचे आ रही थी। सेम टू सेम स्टोरी आपको फॉलो करना है। ग्राफ जो है ना वो ऊपर से नीचे आएगी, इन्फिनिटी की तरफ जाके मीट होगी। मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? दिस पर्टिकुलर वैल्यू दैट इज V² अपॉन R। ये होगा पार। अब उसके अलावा अगर आपको एनर्जी स्टोर्ड इन द रेजिस्टर भी फाइंड करना है तो इट्स नॉट अ बिग डील। एनर्जी स्टोर्ड इन द रेजिस्टर इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ पार विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। सो आप इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर दीजिए तो आपको उसका भी आंसर आ जाएगा। ओके, ये मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, तो आप लोग इसको खुद से करने की कोशिश कीजिए। करने के बाद आपको आंसर डेफिनेटली इसका मिल जाएगा। प्लीज वीडियो को पॉज करके ये नोट्स नोट डाउन कर लीजिएगा। सो गाइज, इस लेक्चर में हम लोग ने सीखा है ऑल दी एस्पेक्ट्स विच आर कनेक्टेड टू द चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। सो कैपेसिटर जब चार्ज होती है उसका चार्ज कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, उसका करंट कैसे एक्सप्रेस किया जा सकता है, पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, पावर ऑफ रेजिस्टर, ऐसे बहुत सारी चीजें। और उसके अलावा टाइम कॉन्स्टेंट भी हम लोग ने यहां पर सीख लिया है। सो बेसिकली जब भी चार्जिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स
आते हैं तो चार्जिंग से रिलेटेड एवरीथिंग वी हैव कवर्ड इन दिस सिंगल वीडियो। सो मेक श्योर कि कुछ भी डाउट हो तो आप ये वीडियो वापस देख लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ कवर किया विच इज रिलेटेड टू चार्जिंग। इसके बाद मैं एक और वीडियो लॉन्च करूंगा जहां पर मैं आपको डिस्चार्जिंग सिखाऊंगा। So please wait for that video. Till then, signing off. This is Jitin Abraham, sir, teaching for Zeta Institute of Science, Kalewadi, Pimpri, Pune. Bye bye.